माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं सीडीएस 2 2022 में जितने भी साइंस के प्रश्न आए थे। ठीक है, साइंस के जितने भी प्रश्न थे वो बेसिकली कहाँ से पूछे गए हैं और कितने इजी हैं कितने टफ हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल रहेगा वीडियो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने हर एक प्रश्न के सामने उसका जो सोर्स है वो मेंशन किया है कि यूपीएससी ने वो प्रश्न कहाँ से उठाया है। ओके, अब देखो, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि जो साइंस के जो प्रश्न है वो आएंगे हमेशा 9th और 10th की एनसीईआरटी से। ठीक है, आप देख लो, इधर मैंने लिखा है सब तरफ कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे मैंने चैप्टर नंबर भी दिया है, जाके देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? बेसिकली फिजिक्स में यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि टाइम के साथ चेंज नहीं नहीं होना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बाइक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, ये बाइक है, इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड पर, ठीक है, टाइम 1 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है वो 2 किलोमीटर पर आवर ही है ना। और 20 सेकंड पर भी, 20 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अंतराल देखे ना हम, तो 10 10 10 के अंतराल में जो वेलोसिटी है वो सेम रह रही है, यानी कि ये वेलोसिटी है, हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ आ रही है? तो ये बोल रहा है कि अगर तुम किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हो ना नीचे, तो क्या चीज है जो कांस्टेंट रहने वाली है? बताओ क्या चीज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इन जिन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देख के तुरंत मतलब माइंड में क्लिक करेगा अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो। ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर देखो, m तो चेंज नहीं होगा ना, उस वस्तु का मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना भी है। वेलोसिटी चेंज होगी जरूर, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आप गिरा रहे हैं ना, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स यार, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के ना, वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या होगी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, यानी ये तो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है। ओके, चलो उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। अब यहाँ पर देखो, m जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, m चेंज नहीं होगा, ऑफ कोर्स मास है। ठीक है, g क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण। ये भी सब जगह सेम होता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है हमारे पास? हाइट। जब मैंने ऑब्जेक्ट को गिराया तो वो मान लीजिए 10 मीटर ऊपर था, कुछ देर बाद वो यहाँ पर आ गया तो 5 मीटर ऊपर रह गया। ठीक है, हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ऑफकोर्स यार, हाइट अगर डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस प्रोपोर्शनल टू हाइट है, यानी जैसे ही हाइट डिक्रीज होगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो सेम नहीं रहने वाली है। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें तो चेंज हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है नीचे आने पर, और पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये दोनों चीजें देख ली हमने। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है एम वी। ठीक है, अब मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। मैंने तुम्हें बताया ना कि ऊपर से नीचे आने पर वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, यानी मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज, यानी ये भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले पता होते या बेसिक इनके बारे में पता होता तो ये आप आराम से लगा सकते थे ऑप्शन नंबर ए। ये जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, जब भी हम किसी को फ्री वस्तु को फ्री फॉल करते हैं, ऊपर से गिराते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है ना, वो लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हर जगह कांस्टेंट होता है पृथ्वी पर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सिवाय पोल के। पोल पर जो है वो ये हो, जो पोल पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसीलिए तुम देखोगे कि जो पृथ्वी है वो ऐसे बल्ज्ड है, ऐसे मतलब पोल्स पर जो है वो पिचकी हुई है, क्योंकि वहां पर जो है एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा है। ओके, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली यार साइंस जो है ना वो मतलब
मौज करने की चीज है, ठीक है। आराम से तुम बेसिक पढ़ोगे ना तो तुम्हें इतना मजा आएगा कि क्या कहूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाके देख लेना, 9th एनसीईआरटी का, उसमें मेंशन है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। ये देखो, ये कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जैसे मतलब 9th और 10th में तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है जो एनसीईआरटी में दिया गया है चैप्टर नंबर 1 में। 9th एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 देखोगे ना तुम, तो उसके अंदर एक लॉजिक दिया गया है। वो बेसिकली क्या दिया गया है कि जो वाटर है ना, वाटर के ऊपर जो है वो बर्फ तैरती है, ठीक है। जो बर्फ है वो वाटर के ऊपर, वाटर जैसे मान लीजिए ये वाटर भरा है किसी बाल्टी के अंदर, उसमें आप अगर बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो वो तैरेगा। वाई, हाँ, क्यों क्यों तैरेगा, इसका जो रीजन है वो भी उसमें दिया है बुक में, ठीक है। क्या दिया है कि जो बर्फ की जो डेंसिटी होती है ना, बर्फ की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घनत्व, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास पास में है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यार, जो डेंसिटी है ना बर्फ की, वो लो होती है एज कंपेयर टू पानी। अगर आप पानी से बर्फ को मतलब तुलना करेंगे, जो पानी की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू बर्फ की डेंसिटी, समझ रहे हो। और इसीलिए जब भी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर तैर रही है या अन्य किसी सोल्यूशन पर तैर रही है ना, तो उसका मतलब ये होगा कि जो सोल्यूशन की डेंसिटी है वो हाई है और जो वस्तु है उसकी डेंसिटी लो है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है ना। तो अब देखो यार, 0 डिग्री पर पानी क्या होगा, बर्फ होगा। और 4 डिग्री पर पानी क्या होगा, पानी होगा यार, सिंपल बर्फ से पानी बन जाएगा ना वो, है ना। तो बर्फ की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, लो होती है, मतलब पानी के मुकाबले लो होती है। और जब 4 डिग्री पर वो पानी बन चुका होगा, यानी डेंसिटी पानी की तो क्या होती है, हाई होती है ना यार, इसके मुकाबले, बर्फ के मुकाबले। यानी 0 से 4 जाने पर क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बात, सिंपल, इसमें क्या ही था। अब देखो यार, अगर तुम्हें ऐसा दिया होता, अगर तुम्हें ऐसा दिया होता कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी मैं सेंटीग्रेड बोल रहा था कब तक, ठीक है। 0 सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप वाटर को हीट करते हैं तब क्या होता, तो तब तुम्हारा आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। क्यों होता बेटे, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक लॉजिक समझो, एक फैक्ट है, बेसिकली लॉजिक क्या फैक्ट है, फैक्ट ये है कि जो वाटर है ना, वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी, समझ रहे हो। उसके बाद जो है वो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है ना, समझ रहे हो। तो यानी 0 से 4 तक जाने पर क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये बर्फ से क्या बना, पानी बना, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पर होगी इंक्रीज, और उसके बाद तापमान बढ़ाने पर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, ओके, ये फैक्ट है, ओके। क्योंकि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ओके, याद रखना। तो उसके लिए अगर तुम्हें ये ऐसा दिया होता कि वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता, कि फर्स्ट में इंक्रीज होगी 0 से 4 तक, उसके बाद जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 से 4 डिग्री दिया है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी तुम्हें दिया है जैसे चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th एनसीईआरटी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, सिंपल सी बात है यार। चैप्टर नंबर 9th का, सॉरी एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, है ना। उस ग्रेविटेशन के अंदर तुम्हें बेसिकली एक कंसेप्ट बताया गया है वहां पर कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं अगर, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो उनकी सेंटर से अगर दूरी हम नापें, ठीक है, ये जैसे कि इसका मान लीजिए मास जो है m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। और एंटी प्रोपोर्शनल होता है यानी अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के सेंटर, ध्यान रखना बात को,
ठीक है, सेंटर से मापी गई दूरी के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो। यानी अगर मैं इसका सेंटर मतलब इतना कर दूं, मतलब मैंने ऊपर से इसको थोड़ा छोटा कर दिया ना, तो इसका जो है वो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी सेंटर से मापी गई दूरी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। आर डिक्रीज होगा तो जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और मास अगर मैं इंक्रीज करता हूं, अगर मास अगर मैं इंक्रीज करूं, तो क्योंकि जी जो है वो प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, तो मास अगर इंक्रीज करूंगा ना, तो जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। मतलब अगर मैं दूरी घटा रहा हूं और मास बढ़ा रहा हूं, तो जी जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या एक्सीलरेशन मान लो आप, वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो उसी फॉर्मूले से सोल्व होने वाला है, ठीक है। जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यानी बोथ इट्स मास एंड इट्स रेडियस। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। इसमें क्या दिया है कि सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज मैक्सिमम लेंथ। सिंपल है, ये चैप्टर खोलो आप, चैप्टर नंबर 6 10th एनसीईआरटी का। उसमें तुम्हें दिया है कि जो सबसे लार्जेस्ट जो मैक्सिमम लेंथ की जो होती है वो होती है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, ये क्या होता है, रेक्टम, जहां से आपका जो मल मल है, जो वेस्ट है वो बाहर आता है, ठीक है, ये होता है। लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हें पता ही है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो भी पानी जो होता है ना, जो पानी अगर उसमें किसी में जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, तो पानी को डाइजेस्ट करने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। पानी जो बचा हुआ होता है मल के अंदर वो सोख लेती है, ठीक है। जब तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं करती है, तो वो पानी भी बाहर आ जाता है, यानी कि तुम्हें क्या हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। समझ रहे हो। अब देखो स्टोमक, स्टोमक का तो यार क्या ही मतलब, ये तो कोई बुद्धू होगा जो इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। स्टोमक तो पेट होता है ना यार, वो तो लिमिटेड होता है बस, ठीक है। अगर वो अनलिमिटेड होता तो तुम खाने से मतलब, ठीक है, खाने से बाज नहीं आते। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज, ठीक है। अगर ये दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। बेसिकली लेंस के जो है वो दो फोकस होते हैं, f1 और एक इधर होता है f2, ठीक है। 2f2 सॉरी 2f2। तो लेंस के बेसिकली दो फोकस होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बेसिकली एक चीज ध्यान में रखना, सिंपल सा फैक्ट है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। मतलब कि क्या करता है, जो रेज होती है ना, इस पे जो रेज इंसिडेंट होती है, उनको ये क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। यानी ये छोटी इमेज बनाएगा। ओके, अब देखो यार, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। अगर तुमने मिरर को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, अगर मिरर को तुम ध्यान से पढ़ लो तो लेंस के जो क्वेश्चन है वो आराम से हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो लेंस है उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सॉरी मिरर में, जैसे कि ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ओके, ये होता है कॉनकेव मिरर। इस पे जो अ, इन पे तीन चीजें होती है, पहला तो है फोकस, दूसरा है सेंटर और तीसरा होता है इन्फिनिटी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, ठीक है, देखो ऐसे आप नंबरिंग कर लो, सॉरी ऐसे आप इसको प्लेस कर लो, मतलब कि 1 2, अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब इस तरीके से प्लेस्ड है 1 2 3 4 5 और 6, है ना, ये 6 जो है वो स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। तब उसका जो मतलब, ये बिल्कुल इजी समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, कि उसका जो इमेज का बनेगा, वो इमेज यहाँ बनेगा, जैसे कि इन्फिनिटी है, ये है सी, ये है एफ। तो इसका जो इमेज है ना, वो जो फर्स्ट कंडीशन पे क्या बनेगा, एफ पे बनेगा, ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और जो 6 पोजीशन है ना, इस पे इमेज बनेगा इस तरफ, ठीक है, और एक्स्ट्रा लार्ज बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो।
हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की, ठीक, यानी यहाँ पर बनेगा 6 पोजीशन में। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, बिल्कुल इजी है, कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 ये 6 है ना, इन 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ना, तो उनका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इन कंडीशन में बनेगा, ठीक है। एफ से इधर चलो, 1 2 3 4 5 और 6 वाला इधर। बात समझ आ रही है, ये याद करने के लिए बेसिकली, ठीक है, याद करने के लिए। जो रे डायग्राम होगा वो नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि वो थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन याद करने के हिसाब से ये सही है, ठीक है, इजीली। तो देखो यार, अभी ये हमें बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस तुम्हें पता है कि कॉनकेव मिरर के इक्वल होता है, मतलब जैसा ये जैसा बर्ताव करता है वैसा ही कॉन्वेक्स मिरर भी बर्ताव करता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस भी, है ना। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, देख लीजिए फोकस पर है, यानी कि यहाँ पर है ना, तो उसका इमेज क्या बनने वाला है, इन्फिनिटी पर बनने वाला है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज क्या बनने वाला है, वन का जो है वो वन पे, यानी कि फोकस पे बनने वाला है। सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे यार, प्रिंटर पे क्लिक हो गया। हाँ, तो ये चीज है बेसिकली, है ना, याद करने के लिहाज से ये देखना तुम, ठीक है। ऐसे 1 2 3 करके एक इमेज बना लो और फिर तुम आराम से उसको कर सकते हो। ये ट्रिक थी बेसिकली, ओके। रे डायग्राम नहीं बनाया मैंने क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। तो सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं पता होगा कि अपर्चर क्या है, तो तुम ये सवाल नहीं सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानो कि अपर्चर होता क्या है, ठीक है, अपर्चर होता क्या है, हाँ। ठीक है, तो बेसिकली तुम जानो कि अपर्चर होता क्या है। अब देखो यार, अपर्चर क्या होता है ना, अपर्चर का मतलब बेसिकली सिंपल सा है यार, कुछ भी नहीं है, कि अगर तुम्हारे पास एक लेंस है ना, तो उस लेंस के कितने पार्ट से जो रेज है वो अंदर जा, मतलब आर पार जा सकती है, ठीक है, उसके आर पार जा सकती है, ठीक है, उसे आप बोलते हैं अपर्चर। यानी कि मान लीजिए ये लेंस है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इस लेंस के इस ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं पेंट कर दूं ना, इधर मैं पेंट कर देता हूँ, ठीक है, इधर से कोई भी रेज नहीं जा पाएगी, अब इधर मैं पेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो एरिया जहां से कि रेज जाएगी ना, वो सिर्फ ये है। यानी मैंने क्या किया, इसके अपर्चर को लो कर दिया है, इस लेंस के अपर्चर को मैंने लो कर दिया है, ठीक है। कैसे, मैंने इसका रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज किया है क्या, नहीं किया चेंज। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो कर्व है ना, ये जो लेंस, मतलब बेसिकली ये लेंस बना कहाँ से है, एक एक गोला था ना, उस गोले का मैंने ये पार्ट काट लिया, यहाँ से काट के अलग कर लिया, ठीक है, ठीक है। और एक और दूसरा गोला था, उसका मैंने ये वाला पार्ट काट के अलग कर लिया, और ये दोनों पार्ट है ना, इन दोनों को मैंने मिला दिया ऐसे, तो इस प्रकार से ये लेंस बना है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस गोले का कर्वेचर जिससे कि ये लिए गए हैं दोनों पार्ट, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, यानी मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज किए बगैर इसका जो एपरेचर वो चेंज कर दिया, सिंपल पेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो डिपेंड नहीं करता है एपरेचर, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज यह है यहाँ पर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ कोर्स यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही डिपेंड करती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ लेंथ को भी सॉरी फोकल लेंथ को भी मैंने बिना छेड़छाड़ किए इसके जो अपर्चर है उसको लो कर दिया है। यानी ये जो चीज है अपर्चर, ये अपर्चर ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा और ना ही फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, ओके। सिंपल सी चीज है यार, ठीक है। चलो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एंड फोकल लेंथ, ओके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है ना। चैप्टर नंबर 6 ऑफ 9th एनसीईआरटी, इससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो किस प्रकार का उत्तक है, ठीक है। तो ये बेसिकली है ना, मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ यार, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ। देखो यार, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ सेल और विच टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो देखो यार, जो फैट है ना,
वो ये तो बिल्कुल फैक्ट है यार, ये तो तुम्हें कोई भी साइंस कोई भी मतलब ये तो नहीं बता चीज, मतलब ये तो फैक्ट है, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, और याद नहीं करना है बेसिकली, तुम्हें रीड करना है बार बार, उससे माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यार, एडिपोज टिश्यू होता है ना, वो बेसिकली तुम्हारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जो ऑर्गन्स जैसे कि मान लीजिए लिवर है तुम्हारा और ये स्टोमक है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना उसको ये फिल करेगा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। यानी ये जो है इन दोनों के बीच में पाया जाता है ना, यानी कि ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। और ये जो बना होता है ये बना होता है फैट से, किससे बना होता है, मतलब फैट जो है वो इसमें स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। ओके, अगर रेड ब्लड सेल की बात करें, रेड ब्लड सेल क्या है, ये जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि यार ब्लड अपने आप में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। सॉरी यार, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो सेल है ना, और सेल टिश्यू थोड़ी ना होती है, सॉरी, ठीक है। चलो, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, ठीक है, ना कि सेल से ही टिश्यू, सेल ही टिश्यू होता है, ठीक है। देखो यार, इन सेल से मिलकर जो टिश्यू बनता है उसका उसको हम बोलते हैं ब्लड, है ना। और जो ब्लड है ना वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि ये जो वेरियस पार्ट्स है ऑफ योर बॉडी, ठीक है, उसको जोड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन लेके जाएगा और यहाँ से लेके जाएगा लंग्स से, और जो कि बॉडी पार्ट्स है वहां पर देकर आ रहा है, मतलब उन सभी को जोड़ रहा है, सिंपल, ठीक है। इसलिए ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हम चलते हैं मसल टिश्यू पर। जो मसल टिश्यू है ना, ये बेसिकली काम करता है मूवमेंट में, इसका सिर्फ एक एक काम है, क्या काम है, मूवमेंट। जो आपके पाँव के मसल्स हैं, हाथ के जो मसल्स हैं, वो क्या काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं ना यार, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो आपकी त्वचा है, एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, त्वचा, जो आपकी तो मतलब स्किन है ना, स्किन, कि आपकी स्किन है, आपकी जो ओसोफेगस है, यानी जो आपकी आहार नली जहाँ से आप खाना खाते हैं मुंह से और अंदर जाता है, इसकी जो लेयर है ऊपर की, है ना, मतलब बेसिकली किसी भी उत्तक या किसी भी आपके जो किसी भी बॉडी पार्ट की जो लेयर होती है, उसे आप बोलते हैं ऊपर की लेयर या अंदर की लेयर, ठीक है, उसे आप बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है वो। ओके, तो हमारे पास सिंपल एक ही चीज था कि फैट किस में स्टोर्ड होता है, एडिपोज टिश्यू में। ओके, ये फैक्ट है। चलो आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 ऑफ 9th एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी चीज है जो सही है। Membrane is a bilayer of protein molecules in which lipid and cholesterol are embedded। क्या ये ठीक है? देखो यार, ये तो मैंने भी रॉन्ग किया था, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये तो चलो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है मेम्ब्रेन, ये तो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। देखो, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी फोस्फोलिपिड वर्ड मेंशन नहीं है, और इसका आंसर जो है ना वो मैंने चेक किया है, तो इसका आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बाकी सारे तो राइट है मेरे, बस ये वाला मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फोस्फोलिपिड कहीं भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, है ना, इसीलिए ये मेरा गलत हुआ यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है ना। जो बाइलेयर है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, है ना, लिपिड की बनी होती है हमें पता है, लेकिन हमें उसके बारे में भी जानना है कि कौन सा लिपिड होगा, ठीक है। तो बेसिकली लिपिड कौन सा, फॉस्फोलिपिड, समझ रहे हो। और उसके बाद प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स तो होते ही हैं उसमें, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड, है ना, हमने पढ़ा है। देखो यार, 9th एनसीईआरटी में ये लाइन काफी बार बार रिपीट होती है कि जो मेम्ब्रेन है वो बनी है लिपिड प्रोटीन की, ठीक है, और हमें मुंह जुबानी याद है कि लिपिड प्रोटीन होती है। अब उसमें यह भी जानना कि उसमें कौन सा लिपिड होता है और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आजकल थोड़े से, मतलब एक दो क्वेश्चन है वो थोड़े से डीप पूछेंगे जो कि एनसीईआरटी में ना दिया हो, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इधर। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, द एटमोस्फियर ऑफ प्लेनेट विनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स। और एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एनसीईआरटी से, ठीक है, इसमें साफ साफ मेंशन है कि एटमॉस्फेयर ऑफ विनस इज मेड अप ऑफ येलोइश क्लाउड्स, जो कि बने होते हैं, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भाई, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जाके चेक कर लेना पेज नंबर 29, 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2। ओके, चलो चलते हैं आगे। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू
such as blood, organ, semen requires low temperature which is achieved upon the usage of, ठीक है। जो आपके इष्ट ऑर्गन्स हैं जैसे कि सीमन हो गया है ना, यानी कि वीर्य, उसके बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जैसे कि आपका आंख, हार्ट, अगर उनको आप बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो इनमें से कौन सी चीज है जिसके अंदर आप उस ऑर्गन को डाल देंगे ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे, खराब ना हो, ठीक है। तो जब डॉक्टर आता है आंखें निकालने के लिए, ठीक है, वो आंखें निकाल के ले जाता है, बेसिकली आंखें जो है निकाल के ले जाता है ना, तो उसको वो डालता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें डालता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं तो दिया गया है, बेसिकली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दिया गया है लिक्विड नाइट्रोजन, मुझे पता है कि इसमें डालते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि कौन से चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, तो वो तुम देख लेना। बाकी है क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं होगा यार, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ जरूर होता है, लेकिन बर्फ होता है लेकिन बाहर तो खुला होगा ना वातावरण, अगर तुम उसमें उसको डालते हो तो यार वो सेफ नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल होता है, वो दो नाइट्रोजन से बना होता है, दो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर एक नाइट्रोजन का अणु बना होता है, मॉलिक्यूल एटम्स, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, चैप्टर नंबर 5 में है शायद, 9th एनसीईआरटी है, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। लिक्विड एयर, इसका कोई मतलब बनता है क्या यार? एयर में डालोगे तो खराब तो होगा ना वो। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन। रेलवे टैक्स को ज्वाइन करने के लिए आयरन के साथ और किस चीज का यूज किया जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ 10th एनसीईआरटी, उसमें दिया है साफ साफ ये रिएक्शन, वहीं से मैंने बिल्कुल फोटोकॉपी करके डाली है, ठीक है। ये रिएक्शन है यहाँ पर लोहे की क्रिया, जब फेरस फेरस ऑक्साइड की क्रिया, ठीक है, आप जब करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव सीरीज होती है बंदे, क्या होती है? रिएक्टिव सीरीज। क्या होती है रिएक्टिव सीरीज? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, ठीक है, लेड, ऐसे करके एक ये रिएक्टिव सीरीज होती है। बेसिकली ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो फेरस है, लोहा है जो है, वो एल्यूमिनियम से क्या है? लेस रिएक्टिव है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर से जाने पर नीचे जाने पर क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? पोटेशियम। ओके, ओके, बाद ये नीचे जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी ऑक्सीजन क्या है बताओ यार? ऑक्सीजन क्या है? बेसिकली नेगेटिव चीज है ना, O2 माइनस, ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी जो ज्यादा पॉजिटिव होगा, Al2 प्लस, Al2 प्लस, वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी फेरस को बाहर निकाल के, और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। और फेरस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जो लोहा है उसको बोलते हैं फेरस, ठीक है, FeRrUs, फेरस, ये अलग हो जाएगा, समझ रहे हो? क्यों ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली अगर हम बात करें, तो अगर किसी रिएक्शन में मेरे को ये दोनों चीजें दी है, मतलब यहाँ पर मैं मान लूँ अगर मैं कर दूं कि सोडियम है ना, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड कर दूं NaO, और यहाँ पर अगर मैं कर दूं पोटेशियम, ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन में क्या हो जाएगा आगे कि पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और सोडियम बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है अगर हम तुलना करें सोडियम से, तो इसलिए ये जो ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है ना, वो जो लेस रिएक्टिव होती है उसको लात मार के बाहर निकाल देती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो, तो ऐसा होता है यार, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीजें बिल्कुल मेंशन है एनसीईआरटी में, और इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखो भाई साहब वेल्डिंग कर रहे हैं, ये पिक भी मैंने बेसिकली वहीं से लिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अब पेशेंट्स एब्डोमेन, ये एलिमेंट्री किनाल जो है, कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट्स मील, ठीक है। बेसिकली तुम्हारे खाने में ऐसा क्या मिलाया जाए, ठीक है, कि वो जो खाना तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा ना, स्टोमक के अंदर, स्टोमक ऐसे ही होता है क्या?
ऐसा होता है ना यार, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। अ, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यहाँ से खाना आता है। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे तुम्हारे खाने में इन चारों में से कौन सी चीज मिला दी जाए कि जो तुम्हारा खाना अंदर गया, ठीक है। अब जो एक्सरे तुम्हारा ऊपर से जो स्कैन किया जाएगा ना एक्सरे से, तो एक्सरे जो है वो इससे टकरा कर वापस आएगी, ठीक है। और उससे तुम्हारे ये जो यहाँ पर जो भी मिस्टेक होगी वो पता चलेगा, ठीक है, क्या खराबी हो गई है मशीन के अंदर, वो सारी चीजें पता चलेगी। तो तुम्हारे खाने में इनमें से कौन सी चीज मिला दी जाए, बताओ। तो इसका ऑप्शन सिंपल है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, नाइन्थ टेंथ टेंथ की में नहीं है, ये 11th की एनसीईआरटी में मेंशन है। 11th की एनसीईआरटी आप देखोगे ना, उसमें ये चीज मेंशन है। जब हम बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये बेसिक था यार। ये तो हर हर किसी को आ सकता है, जिससे मतलब कि ल्यूसेंट पढ़ी हो, या फिर वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, सीडीएस पाथफाइंडर बुक करके आती है अरिहंत की, वो पढ़ी हो तो उसमें मेंशन है चीजें, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट होता है, समझ में आया। खाने से पहले तुम ये मतलब खाने के साथ ये खा लोगे ना, तो एक्सरे में तुम्हारी जो चीजें हैं, ऑर्गन है, वो साफ दिखाई देंगे, पेट वाले जो ऑर्गन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोजेज, है ना, किस क्या चीज होती है। तो बेसिकली जान लो, जो रिकेट्स होता है ना, ये होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, ठीक है, विटामिन डी की। और जो कोलेरा है ना, ये बेसिकली एक शायद में भी वायरस जनित रोग है, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो यार, ये तो मैं ये मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा अभी, कोई दिक्कत नहीं। स्कर्वी जो है, स्कर्वी बेरी बेरी स्कर्वी जो है वो शायद विटामिन सी की कमी से होता है ना, विटामिन सी की कमी से। जो एनीमिया होता है ना, एनीमिया एनीमिया का मतलब पता है तुम्हें। एनीमिया का मतलब है खून की कमी, है ना। खून की कमी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ब्लड जो है वो पहले 5 लीटर था, अभी 2 लीटर हो गया या 3 लीटर हो गया। खून की कमी का मतलब ये है कि तुम्हारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो गया है। मान लीजिए हीमोग्लोबिन पहले 16 था, अभी हो गया 14, या फिर ये तो काफी अच्छा स्तर है, तो मान लीजिए 8 हो गया तुम्हारा, ठीक है। 8 हो गया है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना वो लो है। और अब अगर हीमोग्लोबिन लो होगा तो ऑक्सीजन को लेके नहीं जा पाएगा, या फिर CO2 को लेके नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो। ब्लड, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, वही जो काम करता है, मेन काम वही करता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लो है, तो हम उसे बोलते हैं कि तुम्हारे ब्लड में खून, मतलब खून की कमी हो गई है। ठीक है, खून की कमी का मतलब खून कम होना नहीं है, हीमोग्लोबिन कम होना है, ठीक है। तो देखो यार, एनीमिया होता है यानी कि खून की कमी होती है आयरन की डिफिशियंसी से। इसीलिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर आयरन की टेबलेट्स दी जाती है। बेसिकली मैं वहीं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, आयरन की ब्लू टेबलेट होती है, वो दी जाती है ताकि आयरन की डिफिशियंसी ना हो और उससे एनीमिया ना हो बच्चों को। ओके, तो ये मैंने भी खाई है। ठीक है, चलो, तो चलते हैं आगे। ये दिया है चैप्टर नंबर 13, जो कि डिजीज वाला चैप्टर है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, ठीक है, 9th एनसीईआरटी का। उसके बाद चलते हैं इस पे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 11 में दिया है, चैप्टर नंबर 11 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें दिया है, और क्या होगा इसमें से बताओ। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोमीटर इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि चेंज नहीं हो रही है स्पीड, स्पीड क्या है भाई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, स्पीड दिया है, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है यार, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, जो वेलोसिटी होती है ना, उसमें डायरेक्शन भी होता है, यानी दिशा भी होती है, और साथ में उसका मतलब उसकी जो कोई वैल्यू भी होती है, ठीक है। लेकिन जो स्पीड होती है ना, उसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। अगर आप ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, उसकी वो भी अभी वो आपकी स्पीड है। अगर ऐसे घूम रहे हो तो भी स्पीड है, और ऐसे घूम रहे हो तो भी स्पीड है, समझ रहे हो। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है विस्थापन, यानी कि विस्थापन इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है। डायरेक्शन के मुताबिक ये जो है विस्थापन चेंज होता है। तो वेलोसिटी भी क्या
मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मैं इतना डीप नहीं जाना है यार। चलो छोड़ो इसको, आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, ठीक है। ये डीप हम तब पढ़ेंगे जब क्लास लेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ते हैं। चलो, स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद तुम्हें क्या दिया है कि मास दिया है 10 kg। ओके, अब देखो क्या पूछा है, देन ए लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ सिंपल है यार, मोमेंटम की का फॉर्मूला तुम्हें पता है, P बराबर एम वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने शुरुआत में भी बताया था, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखो। जो मोमेंटम होगा क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यानी कि m क्या है हमारे पास 10, इंटू वी क्या है 10, तो क्या हो गया 100, यानी 100। और इन ये जो यूनिट्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई करो यार, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो केजी मीटर पर सेकंड है ना, देखो यार, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है यूनिट, ये जो यूनिट है वो होता है न्यूटन का। किसका होता है, न्यूटन का। क्यों, अरे यार सिंपल, यूनिट निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट यानी कैसे निकालोगे, यूनिट यानी फोर्स। देखो जो न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट पता है ना तुम्हें, केजी, और एक्सेलरेशन का पता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है, तो इसलिए जो फोर्स का जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन, और न्यूटन को ही हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो P बराबर एम वी, यानी कि 100 किलोमीटर किलोमीटर सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर डिजिट दिया है ना, न्यूटन पर न्यूटन सेकंड, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन यार चलो, क्योंकि हर एक ऑप्शन में न्यूटन सेकंड ही दिया है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर नहीं ध्यान रखोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी और डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 आ गया है। ठीक है, जो P आया है ना हमारे पास मोमेंटम, वो क्या आया है 100। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई होगा। अब हमें निकालना है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमने P निकाला है वो क्या होता है एम वी, जो हमारे पास कितना आया है 100। ठीक है, 100 न्यूटन इंटू सेकंड, ये आया। अब देखो यार, यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मुझे ये निकाल निकाल सकूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, 1/2 मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि इधर मास का स्क्वायर हो जाएगा और वी का स्क्वायर हो जाएगा, और मास से ही मैं डिवाइड कर देता हूँ। समझ रहे हो, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड किया। मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया भाई। ठीक है, मैंने बेसिकली इसको इजी बनाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो ये जो एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पी का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, क्योंकि पी भी क्या है, एम वी तो है, तो पी स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा। अब देखो 1/2 पी स्क्वायर, मेरे पास जो पी आया है वो क्या आया है 100, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 जीरो और लगा दो पीछे, है ना, अपॉन एम। एम क्या था, मास क्या था मेरे पास 10 था ना भाई, तो 10 से इसको डिवाइड करो, 10 से 10 कैंसिल हुआ, और 2 से इसको डिवाइड करो, 500 आया मेरे पास, 500 जूल, यानी 100 न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, एंड 500 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आई 500 जूल। तुम्हें पता है ना, एनर्जी की जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखो यार, ये जो चीज है ना, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पिच का मतलब आवाज का पतला या भारी होना। ठीक है, जैसे जो वुमेन्स होती है, वुमेन, उनकी जो पिच है वो हाई होती है। पिच हाई क्यों होती है, क्योंकि उनकी वॉइस की जो है वो फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, इसलिए पिच हाई होती है, आवाज पतली होती है। पिच लो होने का मतलब है भारी आवाज होना, जैसे कि हमारे साथ होता है। वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। जो वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली जो वॉइस है ना, चलो थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ, उसको माइंड मत करना। जो वॉइस है, जो वॉइस होती है बेसिकली इस प्रकार मूव करती है, मतलब कि ऐसे चलती है ना,
मतलब कि वॉइस का जो पार्टिकल है ना वो इस तरफ और इस तरफ मूव करता है। यानी कि ये कौन सी वेव होती है जो इस तरफ ऐसे चलती है, वो ये वेव होती है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी जो वेव जो वॉइस है या जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, अब देखो, अगर तुम किसी स्पीकर के पास खड़े हो, किसी स्पीकर के डीजे के पास खड़े हो, तो यहाँ से हवा महसूस होती है तुम्हें, ठीक है। वो हवा महसूस क्यों होती है भाई? वो होती है बेसिकली उसकी लाउडनेस। और लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ये दोनों तो सेम चीज है। लाउडनेस अगर ज्यादा होगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड कौन सा? ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए मेरा मेरा स्पीकर मोबाइल का जो आवाज अभी स्लो है, आवाज लो है, मेरे मोबाइल के स्पीकर की आवाज लो है, तो ये पार्टिकल को इतना ही फोर्स कर पाएगी, जो आवाज निकल रही है ना बाहर उससे वेव्स, वो इतना फोर्स कर पाएगी, उसके बाद वापस ये इतना इधर जाएगा और फिर वापस इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो मीन डायरेक्शन है, जो जहां पर वो था पार्टिकल, उससे कितना इधर या कितना उधर जाता है पार्टिकल, है ना। अगर कोई लेटिट्यूडनल वेव है तो उसके केस में हम कहेंगे कि कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होती है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम इधर उधर जा सकता है ये पार्टिकल, इसे हम बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है लाउडनेस पर, या फिर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यार, तुम किसी वूफर के पास खड़े हो, उसमें बहुत जोर से डीजे बज रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अपने मिका पाजी का सॉन्ग बज रहा है, ठीक है। तो उसमें डीजे जो है वो काफी लाउड बज रहा है, तो यानी कि एम्पलीट्यूड काफी लाउड होगा। यानी जो उसमें जो हवा आती है ना वो तेज क्यों आ रही है? क्योंकि उसका आवाज ज्यादा है और एम्पलीट्यूड है जो वेव का वो ज्यादा है, यानी कि जो पार्टिकल है वो काफी दूर तक मूव कर रहा है, इसलिए वो तुम्हें भी मूव कर सकता है, इतना पावर उसके अंदर होता है। ठीक है, जो लाउडनेस जैसे बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जैसे आवाज ज्यादा करोगे हवा का प्रेशर है वो बढ़ेगा। समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका पिच से कोई लेना देना नहीं है। और ये बेसिकली ये चीज उसमें मेंशन है एनसीईआरटी में। मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, डीप चला गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंशन है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच को चेंज करती है, ठीक है। यानी कि आवाज का पतला होना या भारी होना वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। समझ रहे हो? ये चीज है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो ये दिया है बेसिकली चैप्टर नंबर 12 में ही, 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए क्या करोगे? मोटर का यूज करोगे? अरे भाई, मुझे मापना है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम थोड़ी करना है, क्योंकि मोटर जो होती है वो तो हम इलेक्ट्रिक में वायर जोड़ते हैं तो फिर मोटर चलना स्टार्ट करती है। नहीं, मोटर जो है वो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। समझ रहे हो? मोटर तो नहीं होगी ना, मोटर तो नापने के लिए थोड़ी यूज होती है, हटा दो इसको। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मापने के लिए यूज होता है। जैसे बैटरी है कोई भी, ये बैटरी के दो टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। आपकी स्कूटी की बैटरी ले लो या आपकी कार की बैटरी, ठीक है। उसके बीच में आप अगर वोल्टेज वोल्ट मीटर डाल दोगे ना, ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर क्या करता है कि इन दोनों में जो है वोल्टेज डिफरेंस को शो करेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज डिफरेंस को शो करता है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंस को, ठीक है। तो वोल्ट मीटर चेंज हो जाता है। अब जनरेटर, अबे साले, जनरेटर कैसे हो सकता है यार? जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ना कि मापता है। तो बिल्कुल सिंपल है यार, ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। कोई भी अनपढ़ गवार भी इसको कर देगा यार। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कितनी ही बार पूछा है ये क्वेश्चन, कितनी ही बार, फिर भी लोग गलत करके आते हैं, पता नहीं क्या मतलब, पढ़ाई नहीं करते हैं यार। देखो, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज ए रेजिस्टेंस R। एक मेटल वायर है जिसका लेंथ L है और डायमीटर D है, मतलब कि ये जो डायमीटर है ना ये D है, ठीक है, और जो लेंथ है वो L है। उसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। रेजिस्टेंस क्या दिया है? R दिया है। what would be the resistance of another wire of the same metal, ठीक है। उसी धातु का कोई एक दूसरा वायर लिया गया है जिसका कि डायमीटर जो है
जिसका कि लेंथ जो है वो सेम रखा है, लेकिन डायमीटर जो है वो क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। डायमीटर को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, सिंपल। ठीक है, तो क्या उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो नए वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है। जो रेजिस्टेंस है वो होता है एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए। जो रो होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी होती है रो, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर। ओके, ये चीज माइंड में रखना। तो चलो अभी यहाँ पर कोई भी इसका यूज नहीं है। अभी देखो, क्योंकि टेम्परेचर तो चलो सेम है, यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अभी आर बराबर है रो एल अपॉन ए, जो नॉर्मल रिलेशन है बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया। ओके, अब देखो यार, एरिया जो है वायर का वो क्या हो जाएगा, एरिया ये वाला एरिया है ना, क्या हो जाएगा, ये क्या है बेसिकली सर्कल है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो, और जो आर होता है वो क्या होता है, d/2 होता है ना, यहाँ पर रखो वैल्यू। तो बेसिकली जो R1 है वो क्या हो जाएगा, L तो L ही रहेगा, और जो एरिया रख रहा हूं मैं वैल्यू, अभी मैंने डायमीटर को दुगना नहीं किया। ओके, जो सिंपल पहले वाला वायर है उसका निकाल रहा हूं। तो L और A क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई, और R क्या है हमारे पास, d/2, इसका स्क्वायर, यानी क्या हो गया रो, और ये क्या हो जाएगा L/पाई डी, और ये ऊपर हो जाएगा 4। ये हो गया। ठीक है, अभी मैं अगर इसको दो गुना, मतलब जो डायमीटर है उसको मैं 2D कर देता हूँ, डायमीटर को मैं क्या कर देता हूँ, 2D कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या हो जाएगा, रो तो चलो सेम रहेगा, लेंथ भी सेम है। अब एरिया के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि डी की जगह मैं क्या कर दूंगा, 2D रखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं जो रो एल 4। ठीक है, चलो ये तो हटाओ। अभी देखो यार, 2D मैंने रखा है ना, डायमीटर को मैंने दुगना कर दिया ना, यहाँ पर डी था, देखो ये रहा डी रहा, यहाँ पर मैंने 2D कर दिया, सिंपल है, इसको इससे मल्टी हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर डी स्क्वायर भी तो होगा यार, हाँ डी स्क्वायर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का हमें कंपेयर करना है, इन दोनों का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जो पहला वाला रेजिस्टेंस था उसके मुकाबले जो बाद वाला रेजिस्टेंस है वो क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है उसमें। देखो पहला वाला रेजिस्टेंस क्या था, रो एल 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर, और जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या है, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर इस वाले रेजिस्टेंस को मैं 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हट जाएगा ना, समझ रहे हो, यानी ये क्या बन गया मेरे पास, नया वाला रेजिस्टेंस बन गया। यानी नया वाला रेजिस्टेंस क्या है, R/4 है, समझ रहे हो, सिंपल सी चीज है यार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन काफी तगड़ा था यार, ये वाला क्वेश्चन काफी तगड़ा था, जो बिल्कुल बेसिक पढ़ के गया हो ना एनसीईआरटी में, उसको ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है ना, बेसिकली सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो ये है ना माइक्रो फेराड, बिल्कुल ये जो फेराडा होती है ना, फेराडे, फेराडे FARADE, फेराडे, ये दिया था फेराडे ने। फेराडे एक साइंटिस्ट था। तो ये माइक्रो फेराडे, ये जो यूनिट है, ये यूनिट है कैपेसिटेंस की, किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र जो होता है ना, संधारित्र यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, संधारित्र, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, देखो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की दूसरी उल्टी डायरेक्शन में जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं यानी कि इस तरफ, तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इस तरफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन ये हुआ, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आकर दो दिशाओं में बढ़ जाएगी, यहाँ पर मान लीजिए ये I1 हो गई, ये बेसिकली I थी, ये I1 हो जाएगी, ये हो जाएगी I2, समझ रहे हो, ये यहाँ पर जाकर वापस यहाँ पर बाहर निकल जाएगी I2।
ठीक है, तो हमें जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो मिलेगी I2, समझ रहे हो। अब देखो यार, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते हैं यार, इसे इसे बोलते हैं करंट। करंट जो है वो मिलेगा I2, ठीक है, I2 करंट मिलेगा। हमें क्या ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू द विल बी व्हाट, हमें याद करना है करंट, यानी हमें याद करना है I। हमें क्या दिया है, V दिया है, R दिया है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम का नियम है, ठीक है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होती है, ओके। V इज इक्वल टू आई आर, हमें निकालना है I, तो मैं क्या कर दूंगा, I को इधर रखूंगा, R को इधर नीचे भेज भेज दूंगा, यानी V अपॉन R। V मुझे दिया है 10 वोल्ट, ठीक है, और R कितना ओम है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इस 10 ओम से, वो तो ये रोक लेगा, ठीक है, जो ये संधारित्र है वो रोक लेगा और आगे नहीं जाने देगा, तो यहाँ पर तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ दो दो जो है वो आर है, एक तो ये 10 ओम का है, एक दूसरा 10 ओम का, यानी टोटल हो गया 20 ओम। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ये दोनों जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, कैसे, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है फाइनल, वो क्या होता है, R1 प्लस R2, समझ रहे हो, यानी 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20, 20 से मैं डिवाइड कर दूंगा, हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये जो 21 है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ 10th एनसीईआरटी, है ना। जैव प्रक्रम करके एक चैप्टर है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, हाँ। तो उसमें से ये है, देखो यार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, राइट बताओ। देखो, जब हमारा खाना मुंह से होके अंदर की तरफ जाता है ना, तो जो स्टोमक होता है, यहाँ पर स्टोमक की जो लेयर होती है ना, वो तीन चीजें प्रोड्यूस करती है, एक तो है HCl, एक होती है श्लेष्मा, जिसे हम बोलते हैं, श्लेष्मा को इंग्लिश में हम बोलेंगे म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। और तीसरी चीज होती है आपके पास पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को पाचन करता है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है, क्या है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों जो है वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो करता है वो करता है स्टोमक के अंदर, और जो ट्रिप्सिन है वो करता है छोटी आंत के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, समझ रहे हो। दोनों का काम एक ही है, प्रोटीन को पाचन करना, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन जो पेप्सिन है वो पाया जाता है स्टोमक के अंदर, और ट्रिप्सिन जो है वो नीचे पाया जाता है छोटी आंत के अंदर, जब खाना इसमें से होके अंदर जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो यार, इतना डीप मत जाओ, चलो आते हैं हम जो पढ़ रहे थे। तो ये जो स्टोमक है ना, वो तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है वो पचाता है प्रोटीन को, है ना। और ये जो पेप्सिन है ना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, इसीलिए हमारा बॉडी जो है वो यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि HCl। HCl प्रोड्यूस करने का एकमात्र कारण ये है ताकि जो पेप्सिन है वो काम कर सके। और दूसरा कारण क्या है कि जो एसिड है वो भी वो चीजों को प्रिजर्व करता है, खाने को खराब होने सड़ने से बचाता है। ये दो दो काम है एसिड के, ठीक है। पहला तो है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ताकि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन वो काम कर सके। और जो दूसरा काम है वो है खाने को सड़ने से बचाना, ठीक है। जैसा कि तुम दाल में नींबू मिलाते हो ना, ताकि दाल खराब ना हो जल्दी, समझ रहे हो, क्यों मिलाते हो, क्योंकि नींबू एसिडिक है यार, वो बचाता है खराब होने से, ठीक है। यही काम हमारे पेट के अंदर करता है HCl। अब देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एसिडिक पीएच में काम नहीं करता ऐसा एंजाइम बताओ। तो देखो यार, पेप्सिन तो काम करेगा, है ना, क्योंकि पेप्सिन तो काम करेगा ना, पेप्सिन काम करे इसीलिए तो एसिडिक मीडियम बनता है पेट में। तो पेप्सिन वाला तो हटा दो, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। और तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी यार, बेसिकली सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट,
ये आपको चैप्टर नंबर 6 में, इसी चैप्टर में दिया होगा जब आप पढ़ते हैं एक्सक्रेशन, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन स्पेलिंग शायद सही होगी, मतलब जो उत्सर्जन, जो चीजें बाहर निकलती है हमारी बॉडी से, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है उसी में यूरिया भी निकलता है, जो कि हमारे मूत्र के अंदर जो हमारे ठीक है बाहर आता है। वो किससे बना होता है? वो बना होता है बेसिकली प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। ओके, चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंचर आयोडीन। अब ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो है ना, इसको बेसिकली यूपीएससी से, यूपीएससी को इससे ज्यादा प्यार है मुझे लगता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि टिंचर ऑफ आयोडीन किससे बना होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, कैसे बनाते हैं, इसका जो ये जो सोल्यूशन होता है आयोडीन का, ठीक है, वो काम क्या करता है और उसमें क्या क्या मिले होते हैं, किस चीज में क्या मिला होता है, ठीक है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सब चीज पूछा हुआ है एनसीईआरटी ने, मतलब कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोल्व नहीं करते पीवाईक्यूज, तो फिर फ्री के नंबर कैसे मिलेंगे? देखो यार, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है ना, वो 2-3% मिक्सचर होता है ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। एल्कोहल कौन सी? C2H5OH, जो तुम बियर पीते हो ना, दारू, वो वाली ये, ठीक है, C2H5OH, है ना, एथिल अल्कोहल। ओके, अब देखो एथेनॉल। अब देखो यार, वाटर और एल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है, आयोडीन जो है, मतलब जो टिंचर ऑफ आयोडीन है। उसके बाद ये एंटीसेप्टिक होता है, इसका काम ही यही होता है, दुनिया में इसका अस्तित्व यही है कि एंटीसेप्टिक होता है, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है ये, ठीक है, कहीं भी घाव हमें चोट लग जाती है तो उसके ऊपर लगाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन मिलाते हैं हम, इस जो टिंचर ऑफ आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है ना, उसमें आयोडीन मिला होता है किसमें? एल्कोहल के अंदर। यानी एल्कोहल जो है वो हो गया यहाँ पर सॉल्वेंट, और जो आयोडीन हो गया वो हो गया सोल्यूट। और बेसिकली जो सोल्यूट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो लो होती है एज कंपेयर टू सोलवेंट। समझ रहे हो? अगर आप एक गिलास पानी ले रहे हो, उसमें आप चीनी मिला रहे हो ना, तो गिलास भर की चीनी मिला दोगे क्या? है, वो तो उसमें फिर मिलेगी नहीं, समझ रहे हो? तो फिर वो तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना? तो यार, जो सॉल्वेंट होता है ना, वो ज्यादा होता है, और जो सोल्यूट होता है यानी चीनी जो होती है वो कम होगी। यानी आयोडीन जो होगा वो लो कंसेंट्रेशन में होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, ऑफ कोर्स यार सही है। एंटीसेप्टिक होता है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों ही जो है वो राइट है, समझ रहे हो? चलो चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन शायद अधिकतर लोगों को नहीं आया होगा, गलत गया होगा, जिन्होंने 20 तक याद नहीं किए होंगे, जो आपके एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल। पहली बात तो ये पीरियोडिक टेबल दी की थी, दी किसने थी? हेनरी मोजले नाम के एक भाई साहब थे, हेनरी मोजले। ओके, उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दी थी, इसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दी थी हेनरी मोजले ने। कम से कम यार हो सके ना तो यार 20 तक तो तुम याद ही कर लो, 20 तक याद कर लो, कि 20 से ऊपर नहीं पूछता ये। इसमें सारे देखो, ये जो होता है 19 पे होता है, ये MG14 14 पे होता है, ठीक है ना, ये 14 पे होता है। उसके बाद अगर अगर हम बात करें इसकी सल्फर की, ये होता है 16 पे, ये होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता फॉस्फोरस होता है क्या 14 पे? गलत कर दिया क्या मैंने? सॉरी, मैग्नीशियम होता है 12 पे, और जो फॉस्फोरस होता है वो होता है 14 पे, ठीक है। यानी कि यार क्या कर रहा हूँ यार मैं, फॉस्फोरस होता है 16 पे, 15 पे, सॉरी 15। फॉस्फोरस तो सिलिकॉन होता है 14, ठीक है। देखो यार, तो तुम्हें क्या करना है, क्लोरीन माइनस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से कौन ऐसा बंदा है जिसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने कि क्लोरीन के पास है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी इसके पास जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं Cl माइनस की। Cl माइनस बना कब? Cl माइनस जब बना, जब Cl ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी 17 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें इन चारों में से
ऐसा बंदा खोज के निकालना है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो यार, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है तो सारी चीजें आराम से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे होंगी सोल्व, देखते हैं। पोटेशियम प्लस, यानी कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। पोटेशियम प्लस हुआ, पोटेशियम प्लस हो गया, यानी कि 19 में से एक निकाल दिया, कितना हो गए? 18। ठीक है, क्लोरीन का है जो उतना ही है, इसका भी। हमें क्या पूछा है? नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। जिसके पास 18 से अलग इलेक्ट्रॉन हो वो बताओ तुम। अब मैग्नीशियम 2 प्लस, सबसे पहले इसको देखते हैं। सल्फर को देखो, सल्फर है नंबर 16 पर। ठीक है, इसने 2 माइनस दिखा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यानी कि 18 हो गया। इसमें भी 18 है। फास्फोरस 3, जो फास्फोरस है वो होता है 15 पे, इसमें 3 माइनस है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, यानी कितना हो गया? कितना हुआ? 18 हो गया। ऑप्शन नंबर यही बचा ना। इसको चलो प्रूफ कर लेते हैं। Mg जो है मैग्नीशियम, वो है नंबर 12 पर। ठीक है, इसमें से मैंने 2 प्लस कर दिया। Mg 2 प्लस का क्या मतलब है? Mg 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी 2 निकाल दिए तो कितने बचेंगे मेरे पास? 10 बचेंगे, जो कि ऑफकोर्स क्लोरीन माइनस के आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने हैं? 18 है, इसके पास सिर्फ 10 है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, वो हो जाएगा हमारा आंसर। समझे? कितना इजी था यार। तुम्हें सिर्फ 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना है, तो मैं कोई नहीं पूछ रहा है 30 तक, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। 20 से एक कदम आगे भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। कैल्शियम तक तो कम से कम पता होना ही चाहिए। ओके, कोई भारी बात नहीं है, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है सेल। चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, इन प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। अब जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल जो है वो यूकेरियोटिक सेल है। क्या है? यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल क्या होती है? जिनमें जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनके जो सेल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीजें, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, वो जो होती है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यूनिन्यूक्लिएट, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना। ओके, ये सारी चीजें हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें जो है ना, इन सब लोगों में जो है वो जो न्यूक्लियस वगैरह जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। ठीक है, मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट देयर। ओके, चलो, तो इसमें जो है न्यूक्लियस डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन, गलत होगा, क्योंकि प्लांट सेल क्या है? यूकेरियोटिक सेल है। ओके, अब ये यूकेरियोटी प्रोकैरियोटी ये क्या होता है? क्रिप्टोगेम, फेंड्रोगेम क्या होते हैं यार? ये तो उसमें चैप्टर में दिया है, जाके पढ़ो ना। ठीक है, और हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर साइंस की बात करता हूँ तो। ओके, साइंस में तुम टेंशन मत रखो। उसके बाद चलते हैं आगे। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं ये, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डज नॉट, गलत है। ये किसमें होता है? ये होता है एल्गेई में। किसमें होता है? एल्गेई। एल्गेई में क्या होता है ना, एल्गेई के अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वो सराउंडेड नहीं होता। ठीक है, और तुम्हें पता है ना कि एल्गे भी जो है वो ऑटोट्रोपिक है, खुद का खाना खुद बनाती है एल्गे। समझे? चलो, बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। हटाओ यार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूक्लियस भी सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से और क्लोरोप्लास्ट भी सराउंड होते हैं मेम्ब्रेन से। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट यार बेसिकली क्या करता है ना कि अ, जो लाइट होती है ना उसको एब्जॉर्व करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हमारे लिए खाना, मतलब पौधों के लिए खाना बनाता है, जिसे हम बोलते हैं C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है भाई, पौधों को खाना। ठीक है, हमारा भी खाना यही है। चलो आगे चलते हैं।
क्वाशियोरकर, ए फॉर्मर malnutrition is caused by the deficiency of vitamins। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें एक डिजीज के ऊपर एक चैप्टर है, उसमें ये दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 देखो यार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, कौन सा जो है वो राइट है। ये स्क्रीनशॉट मैंने पूरा का पूरा वहीं से लिया है, तुम जाके चैप्टर 6 खोलना 10th एनसीईआरटी का, तुम्हें मिल जाएगा सेम चीज। यहाँ पर चीज लिखा है फोटोसिंथेसिस, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं यार, चलो हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे। फोटोसिंथेसिस यानी कि जिस प्रक्रिया से पौधा अपने लिए खाना बनाता है। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है ना, वो यहाँ पर दिया है कि कैसे CO2 लेगा प्लस H2O के साथ मिलेगा, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, उसके बाद ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली इस इस रिएक्शन से तुम समझ सकते हो कि CO2 जो है ना, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर O2 अलग हो गया है, यानी जो कार्बन है ना, उस कार्बन का यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना भाई, रिडक्शन हुआ है ना, अपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन का दूर जाना, ऑक्सीजन हट जाना, उसे बोलते हैं ना रिडक्शन। तो इसका तो क्या हुआ है, CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। H2O के साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ H2O का। H2O जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में टूट के इसके साथ मिल गया है CO2 के साथ, सिंपल। तो ये प्रोसेस भी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो वो लाइट एनर्जी है वो क्या करती है, वो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो O2 में बदल जाती है, रिडक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस पूरा दिया है, एज इट इज ये तीनों ही लाइन से ये क्वेश्चन इन्होंने यूपीएससी ने बना दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विथ स्प्लिट्स विथ causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं भाई, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, गलत है, गलत है यार। लाइट एनर्जी डायरेक्ट चेंज नहीं होती है, लाइट एनर्जी पहले क्लोरोफिल लेगा और क्लोरोफिल उसको फिर चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। ओके, डायरेक्ट चेंज नहीं होती। उसके बाद देखो, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी की कहाँ ला रहे हो यार, ये तो मोशन में होता है, वेलोसिटी वगैरह है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ कहाँ ला रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये बेसिकली यार देखो ना, एनसीईआरटी में साफ दिया है। देखो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज नॉट करेक्ट, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, गलत है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन फाउंड इन एनिमल सेल्स, गलत है। जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट सेल में, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और हमारी बॉडी के अंदर जो हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं एनर्जेटिक फील करते हैं, वो जो एनर्जी स्टोर हुई है ना, वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, समझ रहे हो। यानी इन प्लांट्स में हुआ स्टार्च के फॉर्म में, और जो ग्लाइकोजन ह्यूमन में हुआ हुआ ग्लाइकोजन के फॉर्म में, समझ रहे हो। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये गलत है। ठीक है, समझे, ये लिखा है यार, साफ लिखा है। देखो, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, यानी कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो खाना है वो फिलहाल इस्तेमाल नहीं हुआ, आर स्टोर्ड इन द टर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्लांट सेल में, एंड विच सर्व एनर्जी टू बी द वगैरह वगैरह लिखा है प्लांट। ठीक है, उसके बाद देखो, सम सिमिलर सिचुएशन इन सीन इज सम ऑफ द एनर्जेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द अवर बॉडी, हमारे इंसानों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में लिखा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, साफ लिखा है ना यार, लाइन टू लाइन पढ़ो ना एनसीईआरटी को, किसने रोका है तुमको। अब देखो चैप्टर नंबर 3, जो कि मेटल और नॉन मेटल करके एक चैप्टर है ऑफ 10th एनसीईआरटी, उसमें साफ साफ दिया है, साफ साफ दिया है यार, कि हाईएस्ट कंडक्टर जो होते हैं, जो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है, टेम्परेचर के और इलेक्ट्रिसिटी के, वो क्या होते हैं, सिल्वर और कॉपर, चांदी और
तांबा, ठीक है। जो तुम्हारे फैन की जो वाइंडिंग होती है ना, वो दो चीजों से होती है, एक तो होती है एल्यूमिनियम और एक होता है कॉपर। अगर तुम कॉपर वाइंडिंग को यूज करते हो फैन के अंदर, तो वो जो उसकी लाइफ स्टाइल इंक्रीज होती है, ठीक है, लाइफ टाइम जो होता है वो उसका इंक्रीज होता है। कॉपर वाइंडिंग काफी अच्छा से काम करती है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसलिए जो देखो यार, अगर अच्छा कंडक्टर होने का मतलब क्या है, यानी कि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। जो आपका फैन है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा, अगर आप उसमें जो है तांबे का बना हुआ है वाइंडिंग जो है, वो कॉपर की वाइंडिंग है, तो जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पूरी तरह से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी कि जो फैन है वो हीट कम होगा, समझ रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी है वो चेंज किस में होगी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी उसको फैन को घुमाने में यूज हुई है, ना कि हीट करने में। लेकिन जो एल्यूमिनियम वाइंडिंग होती है वो क्या करती है कि क्योंकि ये मतलब कॉपर के मुकाबले लेस कंडक्टर है, ठीक है, मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं है कॉपर के मुकाबले, तो एल्यूमिनियम जो है वो हीट में बदल देता है, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस होगी हीट, समझ रहे हो। यानी कि ये फैन को घुमाएगा कम, हीट ज्यादा करेगा, समझ रहे हो ना। यानी बिजली की खपत भी ज्यादा होगी अगर तुम एल्यूमिनियम का फैन वाइंडिंग में यूज करते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम की बाइंडिंग अगर फैन में यूज करते हो, ठीक है, तो जब भी तुम्हारा फैन खराब हो, अब तो जाओगे ना तो पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन तुम कॉपर बाइंडिंग करवाना, ओके। चलो यार, तो बेसिकली साइंस है वो अपने जिंदगी से जोड़ के देखो तो काफी मजा आता है पढ़ने में। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 वही है, मेटल नॉन मेटल। और ये क्वेश्चन तो पूछ के ही यूपीएससी ने अपनी इंसल्ट करवाई, ऐसा मानता हूँ मैं। यार इस क्वेश्चन में है ही क्या, मतलब स्कूल बेस जो घंटी होती है ना स्कूल की, उसको बजाते हैं क्योंकि वो ध्वनिक है भाई, सोनोरस है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, सिंपल, क्योंकि वो मेटल है। अब मेटल जो है वो जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसके मेटल के उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, है ना। मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल मतलब होता है मेलेबल यानी पिघलाना, मतलब पिघल जाना, ठीक है। और डक्टाइल मतलब कि उसको अगर पीटते हैं ना, पीटते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है मेटल, ये उसका प्रॉपर्टी होता है। लस्ट्रस यानी कि चमकीला होता है मेटल, समझे। ये चीज है यार, कुछ भी नहीं दिया था इसमें तो। चलो ये क्वेश्चन दो जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। देखो यार, स्टिनिंग हेयर ऑफ नेटल साफ साफ मेंशन है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में ऑफ 10th क्लास कि यहाँ पर ये मेंशन है। देखो, नेटल स्टिंग, जो नेटल का डंक होता है उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता है तुम्हें, HCOOH। यहाँ पर नाम है मेथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बन अगर 1 है किसी में तो उसे हम बोलेंगे मेथेन, मेथ मतलब मेथ, ठीक है। 2 है तो एथ, मेथ एथ प्रोप, 3 है तो ब्यूट, ऐसे। तो यहाँ पर जो मेथेनोइक एसिड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, समझे। HCOOH, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, है ना। ये IUPAC नाम नहीं है मेथेनोइक एसिड का, ये एक जनरल नाम है, ओके। तो नेटल स्ट्रिंग में कौन सा होता है बताओ, मेथेनोइक एसिड यार, सिंपल, मेथेनोइक एसिड। HCl कहाँ होता है तुम्हारे पेट में, टार्टिक एसिड क्या होता है, इमली में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कहाँ होता है, वीनस में होता है, और कहाँ होता है, और होता है ये जो तुम्हारे फोन की बैटरी, नहीं सॉरी, तुम्हारी बाइक की जो बैटरी है, अगर उसमें एक तो आती है सूखी बैटरी, है ना, सूखी आती है बैटरी जो कि लिथियम बेस्ड होती है, ठीक है। और एक आती है पानी वाली बैटरी जिसमें कि एसिड होता है, वो कौन सा एसिड होता है, वो सेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। H2SO4 होता है उसके अंदर, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, देख लो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, फॉर्मूला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चैप्टर नंबर 10th में साफ साफ दिया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये रहा, है ना, ये वहीं से देखा, फिगर 2.7 वहीं से लिया गया है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है होता है, तो बेसिकली देखो, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन फूड, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, मिल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या मिल्ड एसिड। बेसिकली देखो, इसमें OH माइनस है,
और जिसमें भी OH माइनस होगा वो होता है हमारे पास बेस, और जिसमें भी H प्लस होगा वो होता है हमारे पास एसिड। जैसे कि मैं बात करूं HCl की, HCl जब टूटता है ना पानी में मिलाने पर, तो वो टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, इसीलिए ये H प्लस देता है, इसीलिए ये है एसिडिक, है ना। ये जो लुइस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना, उसके मुताबिक जो है ऐसे एलिमेंट मतलब ऐसे पदार्थ जो कि H प्लस आयन देते हैं वाटर के अंदर वो होते हैं एसिडिक, और जो OH माइनस देते हैं वो होते हैं बेसिक। जैसे कि तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले लो, ठीक है, जहां पर भी हाइड्रोक्साइड है यानी OH माइनस वो होगा बेस। तो चलो इससे तो हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम अगर तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला पता है MgOH होल्ट वाइज, तो तुम इन दोनों को आसानी से हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो एसिड है और OH माइनस क्या होता है, बेस होता है। अब तुम बताओगे कि मिल्ड बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें इंडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। एक तो तुम इंडाइजेशन के लिए ही वो ले रहे हो मिल्क मैग्नीशिया, और अगर अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ना तो तुम्हें इंडाइजेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो HCl प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा पेट, उसको भी वो क्या है कि जैसे जैसे प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो काफी देर तक उसका असर रहेगा, है ना, और वो उस HCl को काम अपना काम नहीं करने देगा, समझ रहे हो। यानी स्ट्रॉन्ग बेस तो होगा नहीं, हटा दो इसको, क्या होगा, मिल्ड बेस होगा। यानी जो ज्यादा मात्रा HCl में, चलो हमें HCl थोड़ी मात्रा में चाहिए, मान लीजिए 50%, अगर वो 70% हो गया ना, तो ऊपर का जो 20% है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। लेकिन जो ताकि ये जो लेवल है वो बना रहे और एसिडिटी हमें ना हो, ठीक है, एसिड की मात्रा ज्यादा ना हो, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मिल्ड बेस होगा। और इस पीएच स्केल पे साफ दिया है यार, ये प्योर वाटर की पीएच है 7, ठीक है, ब्लड की पीएच क्या होती है 7.4, थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, बेसिक बेसिक होता है 7.4, यानी इस तरफ आएगा ना, है ना, यानी कि हल्का सा बेसिक होता है आपका ब्लड। उसके बाद हम बात करें तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो आपका HCl है उसकी पीएच ये होती है। और सबसे ज्यादा पीएच, सबसे मतलब कि जो सॉरी सबसे जो अच्छा मतलब एसिड है वो है HCl, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या है वो समझो। अगर मैं किसी चीज को बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये है कि इसको जब मैंने पानी में मिलाया ना, जब मैंने इसको वाटर में मिलाया, तो ये पूरी तरीके से H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ये HCl। और एक हमारे पास होता है मिल्ड एसिड, जैसे कि ये ले लो एसिटिक एसिड, इसको अगर मैं पानी में मिलाऊंगा ना तो कुछ मात्रा तो इसकी टूट जाएगी CH3COO माइनस और H प्लस, मतलब कुछ मात्रा में तो इसका आयनाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अधिकतम मात्रा में ये बचा हुआ रहेगा एज इट इज, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वो जो कि वाटर के अंदर पूरी तरह से आयंस में टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH होल्ट वाइज, ये मिल्ड बेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक होता है एसिड होता है HCl, और सबसे मिल्ड बेस एसिड एसिड होता है CH3COOH। ओके, चलो यार, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास थी तो इसीलिए काफ़ी मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ होगा, उसका ख्याल रखना यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो होता ही ऐसा है ना। चलो यार, बाय। ये हमने किए थे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERTs ऑफ 9th एंड 10th विद द प्रूफ। मैंने तुम्हें प्रूफ दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ओके, बाय, जय हिंद, टेक केयर।